ठीक है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम डिस्कस जो कर रहे थे, अभी हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 4। एन एम्फिसेमेटस पेशेंट डेवलप द डलनेस ऑन परकशन नोट हाइपर रेजोनेंट चेस्ट ट्रेकिया शिफ्ट टू द अपोजिट साइड, व्हाट इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन। तो चेस्ट एक्सरे कराएंगे, और ऑपोजिट साइड पे जब ट्रेकिया शिफ्ट हो जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं? Pneumothorax. विच वन निमोथोरिक्स इट इज? Tension pneumo. टेंशन। Tension pneumothorax. 5. क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द सुपरन्यूमरी रिब्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कंप्रेस करती हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस को और सबक्लेवियन वेसल को। ठीक है, तो कौन सी रिब मेनली कंप्रेस कर रही होती है? किस, क्या नाम हम उसे कहते हैं? सुपरन्यूमरी। Cervical. हाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, कंटेंट ऑफ द मिडल मीडियास्टम इज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बाइफिकेशन ऑफ द ट्रेकिया जो है वो मिडल मीडियास्टम में हो रहा होता है, और हार्ट जो है वो मिडल मीडियास्टम में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, अ 3-year-old baby inhaled something after he had shortness of breath. On examination, sound on the right were normal, while on the left side they were absent. चेक से confirm the foreign body lodged in the left lower bronchus. डायग्नोसिस क्या है? कि उसका साइटस इनवर्सस है। ठीक है। साइटस इनवर्सस के अंदर वो ये कह रहा है कि नॉर्मली, एक मिनट, मैंने शायद एक लिंक जो है वो, एक मिनट मुझे दीजिएगा, एनाटॉमी की क्लास में। तो नॉर्मली क्या होता है, किस साइड पे लॉन्च करती है अगर फॉरेन बॉडी जाए तो? Right side. Right. राइट साइड पे जाती है। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो साइटस इनवर्सस होता है ये कंजेनिटल कंडीशन होती है, जिसके अंदर मेजर विजरल ऑर्गन्स जो हैं वो रिवर्स हो जाते हैं या मिरर होते हैं फ्रॉम द नॉर्मल पर्सन। तो उसकी वजह से जो लॉन्च कर जाएगी फॉरेन बॉडी, वो लेफ्ट साइड पे लॉन्च कर जाएगी। ठीक है। तो रिवर्स हो जाते हैं या मिरर होते हैं ऑफ द नॉर्मल पोजीशन, फ्रॉम द नॉर्मल पोजीशन विजुअल ऑर्गन्स, इसे साइटस इनवर्सस कहा जाता है, और ये कंजेनिटल कंडीशन है। ठीक है, जिसके अंदर जो है वो लेफ्ट साइड में लॉन्च कर जाएगी जाके। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, अ 68-year-old male has copious amount of fluid in the left pleural cavity due to acute pleurisy. When you examine him as he sits up in the bed, trunk upright position में है, where would the fluid tend to accumulate in? तो costodiaphragmatic recess। तो आपको पता है कि नीचे अगर वो सीधा उसको उठा के बिठाएंगे तो फ्लूइड किधर चला जाएगा? रिब्स और डायफ्राम के लेवल तक, तो कॉस्टोडायफ्रेगमेटिक रिसेस में चला जाएगा। थॉरेक्स, पेज नंबर 70288। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जब वो सीधा उठा के उसको बिठाएंगे तो किधर चला जाएगा? कोस्टोडायफ्रेगमेटिक रिसेस के अंदर चला जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, वो सेकंड एडिशन का भी बता दिया था कि डॉक्टर हमजा। क्वेश्चन नंबर 9, फीमेल विद द हार्ट डिजीज डाउनवर्ड ट्रैक्शन ऑफ हर एवी वॉल्स कैन नॉट मेड व्हिच स्ट्रक्चर इज डैमेज। तो नीचे क्या था, अगर एवी वॉल्स की मैं बात करूं तो कॉर्डाई टेंडन आए थे। ठीक है, सेप्टल एरिया में, जो कि हमने राइट वेंट्रिकल में पढ़े थे। तो एवी नोड्स जब भी नीचे की तरफ डाउनवर्ड ट्रैक्शन होती है तो वो जो कॉर्डाई टेंडन आए फाइबर्स की तरह के देखे थे, वो जो है वो अफेक्ट हो जाते हैं, वो स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, pericardial certification for the straw colored fluid is which of the following? The caudal sternum region at the medial end of fourth and fifth intercostal region। ठीक है, कोस्टल कार्टिलेज का लेवल जो होता है। ठीक है, तो वो जो फोर्थ एंड फिफ्थ कोस्टल कार्टिलेज का लेवल होता है स्टर्नम के साथ, उसमें पेरिकार्डियोसिंथेसिस की जाती है। और थोरैकोसिंथेसिस किसमें की जाती है? थोरैकोसिंथेसिस मैम, थोरैकोसेंटेसिस मिड एक्सिलरी लाइन में सिक्स 10th इंटरकोस्टल स्पेस में नाइन्थ एट द ठीक है, नाइन्थ का एट याद। द ठीक। ठीक है, ओवर मिड एक्सिलरी लाइन, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11, डिसेंडिंग thoracic aorta begins at the lower border of T4 के लोअर बॉर्डर पे डिसेंडिंग thoracic। नहीं, एनआरई की क्लास तो आपकी डॉक्टर अक्सा लेती है ना, वो मैं तो वो नहीं करवा रही, मैं डबल ए की करवा रही।
डबल ए की क्लास है ये। क्वेश्चन नंबर 11, डिसेंडिंग thoracic आर्टरी बिगिंस एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द T4 के बॉर्डर पे, और ट्रेकिया किस पे बाइफरकेट करती है, किस बॉर्डर पे? T4 T5 के लेवल। T4 T4 T5 के लेवल पे, ठीक है। 12, surgeon performing the tracheostomy on a baby, he will care because there are chances of injury to which of the following? तो इसके अंदर जो है वो लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन की जो है वो इंजरी हो सकती है। अब इसके अंदर ट्रेकिया के साथ है, ट्रेकियास्टमी के अंदर की वो बात कर रहे हैं कि ट्रेकिया की जो आर्टरी थी वो कौन सी थी, ट्रेकिया की वेन कौन सी थी और आर्टरी कौन सी थी? ट्रेकिया की ना इंफीरियर थायराइड आर्टरी थी, और नीचे जो है ना, ऊपर से इंफीरियर थायराइड आर्टरी थी, नीचे से जो आपने बताया था वो ब्रोंकियल आर्टरी थी, और वेन जो थी वो भी सेम थी। ठीक है, इंफीरियर थायराइड वेन थी। तो उसके अंदर क्या है कि अगर ट्रेकिया के अंदर ब्लीडिंग होती है तो वो होती है ट्रेकियोस्टमी के अंदर इंफीरियर थायराइड वेन की, ठीक है, इंफीरियर थायराइड वेन की ब्लीडिंग होगी। लेकिन अगर कॉमन कॉज ऑफ हैवी ब्लीडिंग की अगर वो बात करतेगा तो उसमें इंटरनल जगुलर वेन की बात करनी है, ठीक है। अगर वो सिर्फ ब्लीडिंग ऑफ द ट्रेकियोस्टमी के बाद, सिर्फ ट्रेकियोस्टमी की ब्लीडिंग के बाद बात करेगा तो ट्रेकिया की वेन जाएगी, दैट इज द इंफीरियर थायराइड वेन। लेकिन अगर वो हैवी ब्लीडिंग की बात करेगा तो इंटरनल जगुलर वेन वो ट्रेकिया के आगे से गुजरी होती है, तो दैट इज द अफेक्टेड ऑल्सो अगर हैवी ब्लीडिंग की बात करेगा, ठीक है। तो ट्रेकियोस्टमी में अगर हैवी ब्लीडिंग है तो इंटरनल एंटीरियर जगुलर वेन है, एंटीरियर जगुलर वेन। और अगर सिर्फ ब्लीडिंग की बात करता है ड्यूरिंग ट्रेकियोस्टमी तो इंफीरियर थायराइड वेन ही जो कि ट्रेकिया की इटसेल्फ वेन है, ठीक है। और अगर ट्रेकियोस्टमी में बच्चों में ट्रेकियोस्टमी की जाएगी और उसमें रिस्क ऑफ डैमेज या इंजरी है तो उसकी किसकी है, वो राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन की है, ठीक है। राइट ब्रेक लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन एंड राइट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, ठीक है। तो तीन यहाँ पे क्वेश्चन हो गए कि अगर वो सिर्फ ट्रेकिया की ब्लीडिंग की बात करता है तो इंफीरियर थायराइड वेन है, अगर हैवी ब्लीडिंग की बात करता है तो एंटीरियर जगुलर वेन है, अगर वो चाइल्ड में ट्रेकियोस्टमी कर रहा है और उसका डैमेज है तो कौन सी है, लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, ठीक है, और राइट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। और फिर इसके बाद जो है वो टॉन्सिलेक्टमी की आ जाती है कि टॉन्सिलेक्टमी में अगर ब्लीड होगी तो उसमें टॉन्सिलर आर्टरी है, और नर्व इंजरी जो थायराइड की है वो आप लोग को पता है एक्सटर्नल रेंजियल नर्व होती है, ठीक है। मेनली जो थायरोइडेक्टमी में डैमेज होती है, ये सीएनएसोमेग्राफी में आपने किया होगा, थायराइड में मेनली जो नर्व इंजरी डैमेज होती है दैट इज द विद द एक्सटर्नल रेंजियल नर्व, और मोस्ट कॉमन नर्व इंजरी ट्रेकियोस्टमी में रिकरेंट रेंजियल नर्व होती है, ठीक है। तो ये चीजें पॉइंट्स कुछ याद रखनी है, एक दफा फिर रिपीट कर देती हूँ कि ट्रेकियोस्टमी की अगर सिर्फ ब्लीडिंग है तो उसकी अपनी जो है वो ट्रेकिया की वेन है इंफीरियर थायराइड वेन, हैवी ब्लीडिंग है तो एंटीरियरली जो जुगुलर वेन पड़ी है वो भी जाती रहेगी, तो एंटीरियर जुगुलर वेन भी जाती रहेगी तो हैवी ब्लीडिंग होगी। फिर उसके बाद अगर वो बात करें कि बच्चों में क्या डैमेज हो सकता है ट्रेकियोस्टमी के दौरान, तो उसमें लेफ्ट ब्रेकियस वेन या राइट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, ठीक है, लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन या राइट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। फिर उसके बाद ट्रेकियोस्टमी में मोस्ट कॉमन नर्व इंजरी पूछेगा तो रिकरेंट रेंजियल नर्व, और थायरोइडेक्टमी में मोस्ट कॉमन नर्व इंजरी अगर पूछे तो एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी। क्वेश्चन नंबर 13, कोरोनरी साइनस ड्रेन्स हाउ मच कोरोनरी ब्लड फ्लो, तो 2/3 ऑफ द वेन्स को कोरोनरी साइनस ड्रेन करता है, ठीक है। 14, साइनस ब्रांच टू ऐसे नोड इज द ब्रांच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो जो राइट कोरोनरी आर्टरी है उसकी ब्रांच होती है एसए नोड की तरफ। तो राइट कोरोनरी आर्टरी जो है वो मेनली जो है वो एसए और एबी नोड को सप्लाई कर रही होती है। और अगर राइट कोरोनरी आर्टरी की साइनस ब्रांच की मैं बात करूं तो वो साइनस टू द साइनस नोड जिधर होता है, ठीक है, वहां पे एसए नोड को सप्लाई करती है राइट कोरोनरी आर्टरी की साइनस ब्रांच, ठीक है। और उसके बाद ये जो है वो एवी नोड को अगर जो सप्लाई करती है तो एवी नोडल आर्टरी वो होती है, ठीक है, और ऐसे नोडल आर्टरी भी इसे कहा जाता है, इसे राइट साइनस आर्टरी कह रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि मेनली एरिया तो एवी नोड्स और ऐसे नोड्स को मेनली जो है वो राइट कोरोनरी आर्टरी हमारी सप्लाई कर रही होती है, और उसके अंदर से जो राइट कोरोनरी आर्टरी की साइनस ब्रांच होती है वो ये ऐसे नोड को सप्लाई करती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 15,
Women presented with a pericarditis pain that increases with the respiration and pain from the fibrous and parietal pericardium is carried by which of the following nerve? तो किससे जाएगी जी? फाइब्रस और parietal pericardium की किससे जाएगी? फ्रेनिक से। फ्रेनिक नर्व। Phrenic nerve. अच्छा, और इसके अलावा जो सीरस पेरिकार्डियम का बाकी का हिस्सा रह जाएगा उसकी किससे जाएगी? जिसको एपिकार्डियम Vagus भी, nerve. एपिकार्डियम की किससे जो है वो वागस से। सप्लाई है? वगस नर्व। और Vagus. आर्टिकल सप्लाई कैसे है इनकी? आर्टिकल सप्लाई ऑफ द फाइब्रस पेरिकार्डियम इज बाय द पेरिकार्डियो फ्रेनिक आर्टरी। आर्टिकल सप्लाई ऑफ द And एपिकार्डियम इज visceral बाय द part जो है वो coronary artery. कोरोनरी आर्टरी। वेरी गुड, Coronary artery. वेरी गुड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, राइट बंडल ब्रांच ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट इज प्रेजेंट इन द सेप्टोमार्जिनल ट्यूबरकल। ठीक है, एफए नोड सल्कस टर्मिनलिस के पार्ट पे होता है राइट एट्रियम में। एवी नोड जो है वो इंटर आर्टीरियल सेप्टम में होता है, लोअर पार्ट होता है, इसलिए एवी नोड जब नीचे की तरफ आया था तो वो कॉर्डाइट टेंडनाई को डैमेज कर रहा होता है। फिर उसके नीचे हमारे पास सेप्टोमार्जिनल ट्यूबरकल्स पड़े होते हैं जिसे मॉडरेटर बैंड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो उस एरिया में कहाँ क्या आ जाता है? राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक वहां पे आ जाती है। ठीक है, फिर जो मस्कुलर पार्ट आ जाता है आईवी सेप्टम का, जो पेपिलरी मसल्स नीचे बने हुए थे। ठीक है, उस पिक्चर में जो पेपिलरी मसल्स थे उस मस्कुलर पार्ट तक आ जाता है लेफ्ट बंडल ब्रांच। ठीक है, कंडक्टिंग सिस्टम का। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, वो पिक्चर याद है ना जिसके अंदर कॉर्डेट टेंडन आए देखा है हमने, सेप्टोमार्जिनल ट्यूबरकल्स देखे हैं, मॉडरेटर बैंड जिसे कहते हैं, और नीचे पेपिलरी मसल्स देखे थे। तो जहां तक कॉर्डेट टेंडन आए रहेगा उसके ऊपर एवी नोड और सेप्टोमार्जिनल ट्यूबरकल तक राइट बंडल ब्रांच, और फिर उसके बाद जो है वो नीचे टू द मस्कुलर पार्ट आईवी सेप्टम के अंदर वो जो मस्कुलर एरिया कवर करेगा वो है जी लेफ्ट बंडल ब्रांच। तो ये कंडक्टिंग सिस्टम है। इसी तरह ही जो एसए नोड है दैट इज सब एपिकार्डियम, एबी नोड इनटू द एंडोकार्डियम, एंड कंडक्टिंग सिस्टम इज इन द वेयर? कंडक्टिंग सिस्टम वेयर? Subendocardium. सब एंडोकार्डियम। वेरी गुड, सब एंडोकार्डियम। आज वैसे तो मुझे नहीं पता शायद कोई सुन रहा है या सारे बच्चे सुन रहे हैं कि नहीं, आज बहुत कम लोग जो है ना वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं मुझे। तो अगर एग्जॉस्ट सुन हो रहे गए हो तो हैं. मैं यहीं पे छोड़ देती हूँ। अगर आप लोग एग्जॉस्ट हो गए हैं तो मुझे पहले ही बता दें, क्योंकि आज बहुत कम लोग, बस दो लोग जो हैं वो थोड़ा बहुत रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हाँ, दो आप लोग तो रिस्पॉन्ड कर रहे हो, आप दोनों ही। तो बाकी सबसे मैं पूछना चाह रही हूँ कि आज क्या बात है नींद आई हुई है या क्या है? आज तो सैटरडे है। ये तो कल की क्लास में बताइएगा अगर नींद आ रही हुई तो। सुस्ती हुई हुई है, ड्यूटी पे है। अच्छा, चले चले ठीक है, सुन रहे हैं। एग्जॉस्ट अगर हो गए तो मुझे बता दें, कल एमसीक्यूज करवा दूंगी। हाँ, मौसम ठंडा है तो उसी ठीक है, ओके। ओके फाइन। मुझे सिर्फ इतना है कि एग्जॉस्ट ना हो जाए ना, मैं पहले बता दो। मौसम ठंडा है तो बस फिर पढ़ना छोड़ दें, अगस्त में पेपर देना है, अगस्त तक गर्मी आ जाएगी, कोई बात नहीं, टेंशन ना लीजिए, आजकल की बातें हैं बस। अच्छा, नहीं आजकल तो आप लोग कहाँ कहाँ से आएंगे तो मुझे नहीं पता, ये पंजाब के इलाकों में तो बहुत सारी एरिया पे तो बारिशें हैं। हाँ, ठंडा है आज तो। चलो सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, द पेशेंट इज अंडरगोइंग सम। इस्लामाबाद में तो ज्यादा ठंडा होगा, सिंध में गर्मी है। अच्छा, नहीं पंजाब तो ये लाहौर में आज इतनी मतलब कि बारिश है और ठंडा था मौसम है। ठीक है, ठंडा ठंडा। हाँ, एनेटमी असल में ना एब्जॉर्ब करने में टाइम लगता है, लेकिन एनेटमी के आप ये इतनी दफा ये एमसीक्यूज रिपीट होंगे ना कि आप लोगों ने कहना कि यही यही आई जा रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं, उसको कुछ नहीं ख्याल आया पूछने का। और पेपर में भी यही आएगा इंशाल्लाह। वो यही एमसीक्यूज बार बार पूछता रहता है बस, आगे पीछे। तो इसलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही करवाती हूँ ज्यादा, कि वो ही याद रह जाए। फिर डीपर डाउन बहुत ज्यादा एनाटमी पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, अच्छा, पेशेंट इज अंडरगोइंग सम सर्जरी ऑफ स्प्लीन
Surgeon has to take care of costodiaphragmatic recess. What is the level of costodiaphragmatic recess? तो T10 का लेवल होता है जो costodiaphragmatic recess होता है, डायाफ्राम और कोस्टल एरिया के रिसेस की बात कर रहा है। और इसीलिए कोस्टोडायफ्रेगमेटिक रिसेस इंटरनल को कोस्टल स्पेस T10 की बात करके साथ में मिड एक्सिलरी लाइन की बात करता है। और इसके अलावा और अगर पेशेंट सीधा है तो फ्लूइड की तरह अकोमोडेट कर जाता है किस रिसेस में, अपराइट कोस्टोडायफ्रेगमेटिक रिसेस में। 18. What will be shown on PA view after barium meal and patient has esophageal constriction? तो esophageal constriction के आगे क्या आएगा, आर्च ऑफ अयोटा। ठीक है, तो जो आर्च ऑफ अयोटा आगे से पास कर रही होती है तो esophageal constriction अगर हमें नजर आएगी तो आर्च ऑफ अयोटा कैन कंप्रेस द esophagus। along with that लेफ्ट एट्रियम भी जो है वो कंप्रेस करता है एसोफेगस को। ठीक है, बाज दफा एसोफेगस एमसीक्यूज आते हैं जिसके अंदर वो ये बात करता है कि एक पेशेंट है जिसको डिस्फेजिया की कंप्लेन हो रही है, लेकिन एक्सरे पे हमें कोई चीज नहीं मिल रही है। ठीक है, बेरियम स्वालो हमने करवाया है, हमें कोई चीज नहीं मिल रही है, एक्सरे पे हमें कोई चीज नहीं मिल रही है, तो फिर भी डिस्फेजिया है। ठीक है, हमने एंडोस्कोपी कर ली है, उस पर भी हमें कुछ नहीं मिल रहा, फिर भी डिस्फेजिया। दैट इज द लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, जो कि कंप्रेस कर रहा होता है एसोफेगस को। ठीक है, तो इस तरह एसोफेगस की कंप्रेशन से याद रखना है कि अगर वो बेरियम, हाँ, एसोफेगल लेफ्ट एट्रियल माइग्रोमा, वेरी गुड। तो लेफ्ट एट्रियम जो होता है हाइपरट्रॉफी में, हाँ जी वेरी गुड, तो उसके अंदर जो है वो एसोफेगस हमारा कंप्रेस हो जाता है। और उस एमसीक्यूज में हमारे पास एसोफेगस के साथ कंप्रेशन में कोई भी फाइंडिंग्स नहीं आएंगी। जैसे कि एक्सरे में बेरियम नील में, जैसे इस वाले में बेरियम नील कराया है और आर्च ऑफ अयोटा हमें नजर आई है, तो उसमें इस तरह का कुछ भी हमें नजर नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, द स्टर्नल एंगल या एंगल ऑफ लुई एट विच वर्टिकल एंगल, तो T45 का लेवल होता है एंगल ऑफ लुई। 20, व्हाट इज प्रेजेंट इन द राइट एट्रियम, तो राइट एट्रियम में हमारे पास एबी सेप्टम आता है। ठीक है, जो कि नीचे लोअर डाउन में जा रहा होता है। पेपिलरी मसल्स आपको पता है राइट वेंट्रिकल में आते हैं, कॉर्डा टेंडन है, मॉडरेटर बैंड या सेप्टोमार्जिनल बैंड, ये सब एक ही नाम है, मॉडरेटर और सेप्टोमार्जिनल बैंड। और कॉर्डा टेंडन है, पेपिलरी मसल, ये राइट वेंट्रिकल में अभी हमने देखे। क्वेश्चन नंबर 21, राइट क्रस्ट ऑफ द डायाफ्राम आर अटैच टू, राइट क्रस्ट जो डायाफ्राम का है वो L1 L3 के साथ अटैच होता है, L1 L3 लेवल पे होता है। ठीक है, question number 22, in growing embryo the mesothelium covering the lungs are from visceral layer of pleura। जो mesothelium जो है वो lungs को जो कवर कर रही होती है वो visceral layer of pleura है, और visceral और parietal layer दोनों हमने देखी, ये प्लूरा की दो लेयर्स होती हैं। जो फिजरल लेयर है वो mesothelium से बनती है। 23, a boy after blunt trauma to the eye present to you with a lower orbit fracture, crackling sound on palpation and blood accumulation। तो ये क्या है, सर्जिकल एम्फाइसीमा। इसमें फ्रैक्चर्ड बोन क्यों नहीं है, ये मैंने आप लोगों को पहले करवाया हुआ है, ये फ्रैक्चर्ड बोन क्यों नहीं है? मैडम वो तो फिर टेंशन निमोथोरक्स होगा और उसमें हमारे पास ट्रेकियल डेविएशन होगी। नहीं, ये ऑर्बिटल फ्रैक्चर बोन, फ्रैक्चर्ड ऑर्बिटल बोन की बात कर रहे हैं, आई की बात कर रहे हैं। मैडम वो क्रैकलिंग साउंड तो इसमें है तो मतलब अच्छा, अब जो सर्जिकल एम्फाइस, अब क्या। और मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि क्रैकलिंग साउंड की वजह से बोन भी हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन सर्जिकल एम्फाइसीमा इसलिए क्योंकि एम्फाइसीमा का मतलब है कि ब्लड का अकोमोलेट हो जाना। ठीक है, तो इसीलिए इस रेकॉन आए। ब्लड अकोमोलेट करता है, तो इसीलिए इसको हम सर्जिकल एम्फाइसीमा की तरफ लेके जाते हैं। वरना आपको पता है कि किसी भी बोन फ्रैक्चर में जब क्रैकलिंग ऑफ साउंड आती है तो फ्रैक्चर्ड बोन्स होती हैं जिसकी वजह से क्रैकलिंग साउंड आती है। क्वेश्चन नंबर 24, द ब्रांच ऑफ इंटरकोस्टल नर्व इज व्हाट, तो पेरिटोनियल सेंसरी ब्रांच होती है इंटरकोस्टल नर्व। ठीक है, और इंटरकोस्टल नर्व की इटसेल्फ वो पूछी जाती है कि अ, जो इंटरकोस्टल नर्व्स हैं वो किस किस से बनती हैं। एंटीरियर इंटरकोस्टल नर्व पहली सिक्स की किससे अराइज करती हैं, इंटरकोस्टल आर्टरी, सॉरी, वेंट्रल रेमाई ऑफ द सर्वाइकल प्लेक्सस। वो डोर्सल नर्व ऑफ द स्पाइनल नर्व होती है, डॉट्स, हाँ वो पोस्टीरियर है शायद। वो पोस्टीरियर है, डोर्सल नर्व ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा नहीं, इंटरकोस्टल आर्टरीज का पूछना चाह रही थी, इंटरकोस्टल आर्टरी एंटीरियरली क्या, हाँ जो आपने बताया था कि इंटरनल थोरेसिक आती है, पर ये वो जो है ना हमारे पास इंटर फर्स्ट 6 या 7 इंटरकोस्टल स्पेसिस में जो है ना ब्रांचेस देती है इंटरकोस्टल आर्टरीज की।
फिर लोअर को जो है ना मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी होती है जो लोअर 7 से लेके 12 तक जाती है। ठीक है फाइन। अच्छा पोस्टीरियरली। पोस्टीरियरली जो है ना फर्स्ट टू जो इंटरकॉस्टल स्पेसीज होती हैं उनको जो है ना सुपीरियर इंटरकॉस्टल से आती है जो कि सबक्लेवियन से आती है, और लोअर 9 जो है ना उन्हें डिसेंडिंग एओर्टा से आती है। वेरी गुड डॉक्टर। ठीक है क्वेश्चन नंबर 25। और जो इंटरकोस्टल नर्व्स होती हैं, ये पोस्टीरियर जो इंटरकोस्टल नर्व है, ये डॉर्सल और माया ऑफ स्पाइनल नर्व्स की होती हैं, इसलिए उसके साथ भी आता है। और ये पेरिटोनियल सेंसरी ब्रांच है इनकी, तो ये ब्रांच ऑफ इंटरकोस्टल नर्व याद कर। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग एसोफेगस। तो रिगार्डिंग एसोफेगस जो मोर अप्रोप्रिएट है वो है सी, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम थ्रू आउट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो मिडल वन थर्ड ऑफ एसोफेगस होती है ये मिक्स्ड होती है। ठीक है, मस्कुलर भी होते हैं और जिसके अंदर स्मूथ मसल्स भी होते हैं। ठीक है, और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम इसके अंदर थ्रू आउट पाई जाती है। और अडीनोकार्सिनोमा जो है वो लोअर वन थर्ड में होता है। अपर वन थर्ड में क्या होता है, इसके अंदर एसोफेगस के अंदर कौन सा कार्सिनोमा? स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। अडीनोकार्सिनोमा इज एसोसिएटेड विद विच डिजीज? DID, बैरेट इसोफेगस। and बैरेट इसोफेगस। squamous बैर carcinoma of the esophagus is associated with स्मोकिंग और smoke अल्कोहल। and what other food में कौन सा food? स्पाइसी गर्ड वगैरह। Smoked food, गार्ड। smoked food। ठीक है, स्मोकिंग, स्मोक्ड फूड, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। अल्कोहल भी हो सकता है, लेकिन गर्ड या स्मोकिंग या स्मोक्ड फूड के साथ जो है वो हाँ नाइट्रोसामाइंस शायद है ना। नाइट्रोसमाइंस जो स्मोक्ड फूड के अंदर पाए जाते हैं ना, ये उसके साथ है। ठीक है, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 26, अपर एसोफेगल ब्लड सप्लाई क्या थी? इंफीरियर थायराइड आर्टरी, मिडल में डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, और नीचे कौन सी थी? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। 27, थायराइड ग्लैंड ड्यूरिंग स्वेलिंग ड्यू टू प्रीट्रेकियल फेशिया। ठीक है, प्रीट्रेकियल फेशिया को कवर करता है थायराइड ग्लैंड। और एक्सिलरी एरिया किसको कवर कर रहा था, किसी को याद है? प्री वर्टिब्रल एरिया जो है ना वो फेशिया एक्सिलरी। के लिए एक्सिलरी की एक्सटेंशन आती है, और थायराइड के लिए प्रीट्रेकियल फेशिया। अब जो प्रीट्रेकियल फेशिया है, इसकी अगर कोई भी लियन आएगी तो वो हमारे पास ट्रेकियल फेशिया से एंटीरियर मेडियास्टिनम में आएगा। ठीक है, एंटीरियर मेडियास्टिनम में फॉर्मुलेट करेगी कोई भी, अगर फ्लूइड वगैरह या लियन के बाद कोई इंफेक्शन आ रहा है तो एंटीरियर मेडियास्टिनम में। और अगर प्री वर्टिकल फेशिया से आएगी तो कौन से होता है? सुपीरियर मेडियास्टिनम। तो ये याद रखना है कि प्री ट्रेकियल फेशिया का एरिया जो कवर करता है इंटीरियर। ठीक है, इसको याद इस तरह किया है मैंने कि प्री ट्रेकियल, ट्रेकियल के अंदर टी है और इंटीरियर में भी आता है, तो सॉरी, तो ट्रेकियल और इंटीरियर के अंदर टी की वजह से प्री ट्रेकियल एंड प्री इंटीरियर मेडियास्टिनम। और उसके बाद प्री वर्टिबल, और उसके बाद सुपीरियर मेडियास्टिनम। ठीक है, तो ये दो फेशिया से याद रखना है कि कौन सा एरिया कवर होगा विद दीज फेशियास। क्वेश्चन नंबर 28, स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू एसोफेगल ओपनिंग ऑफ द डायाफ्राम, तो कौन सा है? राइट वेगस नर्व, राइट एंड लेफ्ट वेगस नर्व और गैस्ट्रिक वेसल, ये पास करती है फ्रॉम द एसोफेगल ओपनिंग। क्वेश्चन नंबर 29, फ्रेनिक नर्व मेन रूट कौन सी है? C3, 4 एंड 5 में से कौन सी रहेंगे? C4। मेन नर्व जो रूट है वो C4 है। क्वेश्चन नंबर 30, पेशेंट केम विद अ गनशॉट इंजरी टू द सर्वाइकल रीजन एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, तो मसल डैमेज कौन सा हो जाएगा? डायाफ्राम। क्यों डायाफ्राम क्यों डैमेज हो गया? सर्वाइकल रीजन C3। हाँ, फ्रेनिक नर्व सर्वाइकल रीजन, तो डायफ्राम डैमेज हो गया। क्वेश्चन नंबर 31, द venous drainage of heart is mainly by the coronary sinus, two-third of the venous. Question number 32, apex of the heart is blood supplied by the anterior interventricular artery। अच्छा, यहाँ पे anterior interventricular artery लिखा हुआ है, लेफ्ट anterior descending artery ही anterior interventricular artery मेनली होती है। ठीक है, और उसी को ही जो है वो एपेक्स ऑफ द हार्ट पे भी सप्लाई होता है। ठीक है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी को लिखा हुआ है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर। 33, द राइट वेंट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या है? पल्मोनरी ट्रंक, राइट वेंट्रिकल से भी हमने पिक्चर में भी देखा था कि पल्मोनरी वेसल जो है वो पल्मोनरी ट्रंक वहां से अराइज कर रही थी।
क्वेश्चन नंबर 34, द नर्व लाइंग लैटरल टू द ट्रेकिया कौन सी होती है? वेगस नर्व, जो लैटरल टू द ट्रेकिया होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, लोकेशन ऑफ ऐसे नोट किया था, अपर राइट एट्रियम और सर्कस टर्मिनलस के अपर पार्ट, ठीक है, अपर पार्ट ऑफ दी सर्कस टर्मिनलस या अपर राइट एट्रियम, ठीक। 36, विच वेन ड्रेन्स डायरेक्टली इनटू द सुपीरियर वेना कैवा, तो कौन सी वेन लिखी थी? एजाइगस वेन, जो कि सुपीरियर वेना कैवा में ड्रेन हो रही थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, द राइट बॉर्डर ऑफ हार्ट इज फॉर्म्ड बाय द, अच्छा, राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट अगर से पूछे तो वो बनता है राइट एट्रियम से, ठीक है। जो राइट एट्रियम है, ठीक है, जो राइट एट्रियम का पार्ट है दैट फॉर्म्स द राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट, ठीक है। और अगर वो बात करें एक्सरे पे, तो यहाँ पे सुपीरियर वेना कैवा, जो कि राइट बॉर्डर ऑफ द राइट एट्रियम में ओपन हो रही होती है, सुपीरियर वेना कैवा, तो उसकी भी बात आ जाएगी कि अगर एक्सरे की बात करें तो सुपीरियर वेना कैवा और राइट एट्रियम दोनों का राइट बॉर्डर बनाने में, ठीक है। नहीं तो सिर्फ राइट एट्रियम दैट फॉर्म्स द राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो राइट एट्रियम फॉर्म्स द राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट। और अगर मैं बात करूं विद द एक्सरे, तो राइट एट्रियम विद द सुपीरियर वेना कैवा, ठीक है, राइट एट्रियम और सुपीरियर वेना कैवा होगी हमारे पास एक्सरे में फॉर द राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट, ठीक है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं सुपीरियर वेना कैवा फॉर द राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट, ठीक है। फिर उसके साथ अगर मैं बात करूं जो राइट वेंट्रिकल है, फिर वो बनाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद लेफ्ट एट्रियम जो है वो बैकवर्ड होता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द हार्ट बना रहा होता है, सारा जो एपिक्स का एरिया कवर कर रहा होता है, ठीक है। लोअर बॉर्डर जो है वो राइट वेंट्रिकल में ही बना रहा होता है, और लेफ्ट एट्रियम जो है ना वो बैक की तरफ जा रहा होता है, इसलिए उसकी तरफ कोई बॉर्डर ऑफ द हार्ट नहीं आता। तो अगर बात करें इंफीरियर बॉर्डर के साथ, तो वो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल मेन एरिया बना रहा होता है, जो एपेक्स और लैटरली और इंफीरियरली कवर कर रहा होता है, ठीक है। तो राइट बॉर्डर के साथ राइट एट्रियम एंड सुपीरियर वेना कैवा इन एक्स, ठीक है। और इंफीरियर के साथ हमारे पास इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट के साथ मेनली एक्सरे, राइट वेंट्रिकल होता है या लेफ्ट एक्सरे पे नहीं, अगर राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट की बात करूंगी तो राइट एट्रियम और सुपीरियर वेना कैवा एक्सरे पे आएगा। और अगर सिर्फ खाली राइट बॉर्डर की बात करूंगी तो राइट एट्रियम आएगा, बस राइट एट्रियम, ठीक है। जो राइट वेंट्रिकल है वो इंफीरियर पार्ट को कवर कर रहा होता है, लेकिन मेनली जो एपेक्स को और पोस्टीरियर जो मेन पार्ट को कवर कर रहा होता है लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द हार्ट को, वो जो है वो हमारे पास जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल आता है, ठीक है। जो लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द हार्ट कवर कर रहा होता है, और राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट राइट एट्रियम कवर कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 38, सर्जन वांट्स टू नो द एनाटॉमी ऑफ चेस्ट वाज लोकेटेड इन द इंटीरियर मेडियास्टिनम में, तो थाइमस पड़ा होता है। 39, द एपिकार्डियम इज व्हाट, जो विज़रल लेयर है सीरस पेरिकार्डियम की, उसे एपिकार्डियम कहा जाता है। 40, मेजर सप्लाई ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम किसकी है? इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, मिक्स ब्लड ऑब्टेन फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी से, मिक्स ब्लड आप लोगों को पता है कि सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट में जो पल्मोनरी आर्टरी है वो मिक्स ब्लड से आता है, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी से जो है वो मिक्स ब्लड है, उसके अंदर पल्मोनरी आर्टरी में मिक्स ब्लड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो सारी सर्कुलेशन स्टार्ट होती है जब वो लंग से भी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद 42, द सर्जरी परफ्यूज ब्लीडिंग फ्रॉम द ट्रांसफर सर्वाइकल आर्टरी विच ऑफ द फॉलोइंग टू बी लाइगेटेड, तो थायरो सर्वाइकल ट्रंक, ठीक है। ड्यूरिंग सर्जरी परफ्यूज ब्लीडिंग फ्रॉम द ट्रांसफर सर्वाइकल आर्टरी विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी लाइगेटेड, तो थायरो सर्वाइकल ट्रंक। अब ये सब क्लेवियन की ब्रांच थी थायरो सर्वाइकल ट्रंक, और पंडिम में भी मैंने करवाई थी, ठीक है। तो थायरो सर्वाइकल ट्रंक से जो नेक्स्ट ब्रांच निकलती है वो ट्रांसफर सर्वाइकल आर्टरी निकलती है। ये एक दफा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ ताकि ये जो है ना वो दुकान प्लानिंग।
अच्छा, अब ये है हमारे पास थायरोसर्वाइकल ट्रंक। ठीक है, ये थायरोसर्वाइकल ट्रंक तो इस ऊपर है। ठीक है, और इसकी जो थायरोसर्वाइकल की ब्रांच है दैट इज द ट्रांसफर सर्वाइकल आर्टरी। ठीक है, ये जा रही है ट्रांसफर सर्वाइकल आर्टरी। और फिर उसके बाद थायरोसर्वाइकल ये इटसेल्फ ये है। ठीक है, इसके अंदर से ये ट्रांसफर सर्वाइकल निकल रही है और ये सुप्रा स्केपुलर आर्टरी निकल रही है। ठीक है, ये दो निकल रही है। ठीक है, सुप्रा स्केपुलर और ट्रांसफर सर्वाइकल आर्टरी।